नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक खत्म हो चुका है और मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 16,600 के ऊपर क्लोज हुआ है, अच्छी क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 1000 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो बहुत बड़ी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। इस हफ्ते निफ्टी ने 4.81% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 5% का अपमूव हमें 5 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई पड़ता है। तो अगले हफ्ते हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। FIIs लगातार माल बेचते जा रहे हैं। 7 मार्च को 7,500 करोड़ की सेलिंग और 8 मार्च को तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हमें दिखाई पड़ती है। 2-3 दिनों में सेलिंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। अच्छी बात यह है कि DIIs मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। DIIs यहाँ पर खरीदारी की पूरी कोशिश करते हैं और करते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर हम FII और DII दोनों का डेटा मिलाएंगे तो अब भी हमें नेट में सेलिंग ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि FII जितना बेच रहे हैं DII उतना खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हमें नेट में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। क्रूड ऑयल पर फोकस करना जरूरी होता है, लेकिन अब तो यहां पर फोकस करना ही करना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में असर बाद में आएगा, लेकिन रशिया यूक्रेन का पहला असर आपको कमोडिटी पे देखने को मिलेगा। उसमें भी स्पेशली क्रूड ऑयल पर पहला असर आएगा। क्रूड ऑयल में भारी तेजी देखने को मिली है। कुछ समय पहले ये कुछ 1-2 महीने पहले ये 6,000 के आसपास ट्रेड करा था। ये ऑलमोस्ट 10,000 तक जाता हुआ नजर आया। लेकिन अच्छी बात यह है, थोड़ी गिरावट हुई है। यहाँ पर 2 दिन में 10,000 से 8,000 20% की गिरावट देखने को मिली है। अच्छी बात है, 20% नीचे आया है, लेकिन नीचे से भी देखिए बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बहुत से कमोडिटीज एनालिस्ट का मानना है कि जब तक ये रशिया यूक्रेन का टेंशन रिजॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक हमें कमोडिटीज में कोई शार्प करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पर फोकस करिए। यहां पर अगर कोई शार्प करेक्शन आता है, इक्विटी मार्केट शायद एकदम से तुरंत जंप नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जंप करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस आपको पिछले कुछ समय से साइडवेज ही नजर आता है। यहां पर कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। गोल्ड के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट जैसा मूवमेंट क्रूड ऑयल का है, बस उसी प्रकार का मूवमेंट हमें गोल्ड में भी नजर आता है। ऑलमोस्ट 56,000 तक गया। यहां पर 1-2 दिन में ही आपको 53,000 के नीचे आता हुआ नजर आया। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन है। अगर रशिया यूक्रेन का टेंशन आपको एकदम खत्म होता हुआ नजर आता है, तो गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों एक साथ क्रैश होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि क्लियरली इक्विटी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात है। US डॉलर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डॉलर में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आई है। जैसा क्रूड ऑयल गोल्ड में, वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अगर ये टेंशन खत्म होता है तो डॉलर आपको वीक होता हुआ नजर आएगा और रुपये में स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी ऐसा कोई टेंशन होता है तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रहेगी उस पर लोग बैट करना चाहते हैं, तो डॉलर मजबूत होता है, बाकी सारी करेंसी आपको वीक होती हुई नजर आती है। तो फिलहाल हमारी करेंसी भी थोड़ी बहुत वीक हो चुकी है। तो अगर सिचुएशन सुधरती है तो वापस एमर्जिंग मार्केट में पैसा जाएगा, तो हमारा रुपये भी आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। S&P 500 के बारे में बात करें तो यहां पर आपको वीकनेस के ही संकेत नजर आते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है 4400 के आसपास का एक रेजिस्टेंस हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की। अगर ये लो भी टूट जाता है तो और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ी बहुत तेजी एक्चुअली देखने को मिली है। यूरोपियन मार्केट्स में कैसा चार्ट है मैं आपको बताता हूं। ये तेजी आई ना, यहां पर सेम है, लेकिन ये जो कैंडल है इसकी जगह पर यूरोपियन मार्केट्स आपको पॉजिटिव साइड पे जाते हुए नजर आए हैं। जर्मनी की मार्केट में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन अमेरिकन मार्केट जो कि मदर मार्केट है, यहां पर जब तक वीकनेस रहेगी तब तक आपको कोई बहुत बड़ी तेजी की यहां पर आशा नहीं रखनी चाहिए। जब तक मदर मार्केट ऊपर नहीं जाती है तब तक बाकी मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा बुल रन देखने को नहीं मिल सकता है। तो यहां पर S&P 500 काफी ज्यादा वीक है। नैस्डैक में तो वीकनेस आपको और ज्यादा नजर आती है। नेक्स्ट वीक कौन से इवेंट्स है उसके ऊपर फोकस करें तो मंडे को इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अभी इन्फ्लेशन, ये कमोडिटीज, यही सब चल रहा है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, कंपनी के मार्जिन्स नीचे चले गए हैं। तो इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आता है इस पर भी फोकस करना जरूरी हो जाता है। ट्यूसडे को इंडिया एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट का डेटा आने वाला है और चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को US फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, तो इस पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। थर्सडे को बोर्ड मीटिंग है,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बोर्ड मीटिंग है, डिविडेंड कंसीडर करने वाले हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। तो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स अभी डिसीजन ले रहे हैं कि अभी भाई ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी या फिर नहीं बढ़ानी पड़ेगी। सब लोग यही कर रहे हैं कि भाई बढ़ाना ही पड़ेगा, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। फ्राइडे को हमारी मार्केट्स तो बंद है, लेकिन टीवीएस मोटर कंपनी का यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है टू कंसीडर डिविडेंड, और बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने वाले हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 18,300 के लेवल से जो गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ पर जो इसने कंसोलिडेट किया था उसका टारगेट हमें यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आया। जैसे ये टारगेट कंप्लीट हुआ 16,000 15,800 के आसपास एक सपोर्ट भी था, तो यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। लेकिन अब भी थोड़ी बहुत वीकनेस ही है, क्योंकि अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, और 20 डेज का मूविंग एवरेज तैयारी में नजर आता है कि अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर देगा और उसके नीचे चला आएगा। डेली आरएसआई 46.37 है, वापस एक दो दिन में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि पिछले वीक 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल इसके ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आता है। काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहां पर 2 महीने तक कंसोलिडेट किया था, तो एक अच्छा लेवल था जहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता था। तो यहां से वही बाउंस हमें नजर आता है। वीकली आरएसआई 45.42 है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जब भी किसी लार्ज कैप में 40 का वीकली आरएसआई आता है तो वो एक बहुत अच्छा लेवल होता है। और निफ्टी 50 तो लार्ज कैप का इंडेक्स है, तो यहां पर तो हमें क्लियरली ये एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। थोड़ा बहुत बाउंस हमें देखने को मिला 40-41 से, वापस हमें ये 45 की तरफ जाता हुआ नजर आया है। तो निफ्टी में फिलहाल क्या सिचुएशन नजर आती है? निफ्टी में हमें यहां पर एक साइड वेज सिचुएशन नजर आती है। जब तक 16,000 और 16,800 के बीच में निफ्टी रहेगा, यहां पर आपको वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्योर ट्रेंड यहां पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर 16,800 टूट जाता है तो हम यहां पर बुलिश होने के बारे में सोच सकते हैं। उसका एक रीजन तो यह है कि 16,800 जो पहले एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट चल रहा था, वो अब रेजिस्टेंस हो चुका है, और ये ट्रेंड लाइन भी 16,800 पर ही है। तो यहां पर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तेजी शायद इतनी अच्छी ना हो जितनी ये देखने को मिली थी, लेकिन एक बार यहां पर ये मार्केट थोड़ा बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है। और नेगेटिव साइड पे अगर बात करें तो जब तक अभी 16,000 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक कोई बड़ा नेगेटिव मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोनों साइड का मूवमेंट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद बाउंस आ गया है, तो अभी थोड़ा सा यहां पर ये कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। ऊपर के साइड पे यहां पर अगर ये 16,500 के ऊपर ही होवर करने की कोशिश करता है तो ऊपर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और नीचे अगर ये 16,000 के आसपास होवर करने की कोशिश करता है तो डाउन साइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी यहां पर क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में सोचना है। अगर ये 16,800 टूट जाता है तो क्लियर कट हमें यहां पर बुलिश होना है, और 16,000 का लेवल टूट जाता है तो हमें यहां पर बियरिश हो जाना पड़ेगा। और यहां पर कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के लेवल्स हमें यहां पर एक्सपेक्ट करने चाहिए। निफ्टी मिड कैप 100 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहां पर वीकनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर कर दिया है, और फिलहाल यहां पर भी आपको ये रेजिस्टेंस के आसपास ही नजर आता है। डेली आरएसआई 46.27 है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर सेम सिचुएशन है। लास्ट वीक क्लोज हो चुका था इसके नीचे, लेकिन इस वीक हमें यहां पर बाउंस देखने को मिला है। वीकली आरएसआई 44.26 है, यहां से हमें एक बाउंस दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हायर साइड पे 28,600 के आसपास लेवल, या फिर राउंड ऑफ आप 29,000 का लेवल भी कंसिडर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है तो हम वापस बुलिश हो सकते हैं। और लोअर साइड पे 26,500 का लेवल दिखाई पड़ता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम यहाँ पर वापस बेयरिश हो जाएंगे, गिरावट देखने को मिल सकती है। जब तक इसके बीच में आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। और जैसा कि हमने पहले कई बार डिस्कस किया है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए, बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 25,000 का लेवल। उसके कुछ रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वैल्यूएशन काफी ज्यादा चल रहा था, तो इसलिए मिड कैप में इतना गिरावट तो बनता है, और जिस प्रकार की कंडीशन चल रही है उस हिसाब से भी आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर 26,500 का लेवल टूट जाता है तो हमें 25,000 के लेवल्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए।
निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर कर दिया है। 48 का डेली आरएसआई है, तो डेली आरएसआई आपको मिड कैप के हिसाब से स्ट्रांग नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे भी सेम कंडीशन है। लास्ट वीक लेवल तोड़ दिया था, इस वीक उसके ऊपर निकल चुका है, 50 वीक्स के ऊपर निकलता हुआ नजर आता है। 44 का वीकली आरएसआई है, 40 के लेवल से एक बाउंस हमें यहाँ पर नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10,300 के आसपास, 200 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस नजर आता है। इसके ऊपर जाता है थोड़ा बहुत बुलिश हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएट आपको यहाँ पर 10,700 के आसपास भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, उसके बाद ही हमें ज़्यादा बुलिश होने के बारे में सोचना चाहिए। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 10,300 के आसपास है, उसके बाद 10,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बुलिश हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बुलिश यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए। लोअर साइड पे अगर बात करें 9,500 का लेवल एज अ सपोर्ट यहाँ पर पहले भी देखने को मिला है, बाउंस यहाँ पर देखने को मिला। अगर ये लेवल फिर से टूट जाता है नीचे के साइड पे तो 8,000 के आसपास, 8,500 के आसपास ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर टाइम स्पेंड किया था, इसके बाद यहाँ पर था। तो ये लेवल अगर टूटता है तो सीधा इसकी तरफ हमें निफ्टी स्मॉल कैप 100 बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए तीनों इंडेक्स में एक रेंज आपको बनती हुई नजर आती है। ये वो रेंज है पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले 2-3 हफ्तों में जो रेंज बनी है। अगर हायर साइड पे टूटता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, अगर लोअर साइड पे टूटता है तो हम बियरिश हो जाएंगे। तब तक के लिए यहां पर आपको वॉलेटिलिटी तीनों इंडेक्स में क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। मार्केट में फिलहाल अच्छी खासी गिरावट हुई है, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो कौन से स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है नेस्ले इंडिया। 1,67,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 17,300 का लास्ट डेट प्राइस है। 77 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें प्रीमियम ही नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने है, रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली हमें इंप्रूव होती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 20,000 के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया, गिरावट देखने को मिली। 2-3 महीने कॉन्सोलिडेट किया, लोअर रेंज तोड़ दिया, 200 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। डेथ क्रॉसओवर भी हो चुका है। 50 डेज के मूविंग एवरेज ने 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी हमें वीकनेस नजर आती है। पिछले 1-2 साल में वैसे भी इसने कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, उसी लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो 2 साल पहले अगर आप खरीदते और आज खरीदते हैं सो सेम मतलब है, प्राइस में कोई ज़्यादा अप्रिशिएशन भी नहीं हुआ है और डेप्रिसिएशन भी देखने को नहीं मिला है। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये ट्रेड कर रहा है, जहां पर इसने मार्च के क्रैश के टाइम पे भी सपोर्ट लिया था। वीकली आरएसआई 33 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें नजर आती है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहीं पर ये सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आती है। तो गिरावट तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, और थोड़ी बहुत गिरावट ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हमें देखने को मिली भी है। तो कौन से लेवल पर हम फोकस कर सकते हैं जहाँ पर हम एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं, तो ये 17,000 का लेवल भी खराब लेवल नहीं है, क्योंकि ये भी एक कई बार एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ऊपर गया था। तो 17,000 भी ऑफ कोर्स अच्छा लेवल है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहां पर दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 16,200, 16,000 के आसपास यहां पर हमें नजर आता है। दूसरा स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। 68,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1092 का लास्ट रेट प्राइस है। 59 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन क्लियरली अभी प्रीमियम ही है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, ग्रोथ नजर आती है, लेकिन बीच में कई यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिली है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में। तो थोड़ी सी स्लो ग्रोथ यहाँ पर हमें नजर आती है, लेकिन कंटिन्यूस ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अच्छी खासी गिरावट यहां पर देखने को मिल गई है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने तो क्या, 50 डेज के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉसओवर कर दिया है। डेथ क्रॉसओवर यहां पर हो चुका है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई 38.43 का लेवल है, ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ता हुआ ये नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है 1000 रुपये का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें पहले भी देखने को मिला है और उसी तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक के बारे में ऑलरेडी हमने आज ही डिटेल में एनालिसिस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है HDFC लिमिटेड। 4 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 20 to 30 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। 18 का पीई रेशियो है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल कंपनी को एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 के आसपास चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन भी नहीं है, फेयर वैल्यूएशन के आसपास दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में आपको गिरावट देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार की एक कंपनी है, जिस साइज में ये कामकाज करती है, लैक्स इन करोड़ में कामकाज करती है, फिर भी बहुत बड़ा जंप हमें यहां पर रेवेन्यू में दिखाई पड़ता है। परसेंटेज वाइज भले ही ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत बड़ा जंप है। तो अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन फिर से मार्जिन्स भी हमें बैक ऑन ट्रैक आते हुए नजर आएंगे, तब वापस यहां पर हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ डेथ क्रॉसओवर नहीं, इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज भी नीचे आ चुका है। तो क्लियर कट ये बियरिश ट्रेंड में आपको डेली चार्ट में जाता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो इसने अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी एक बार तोड़ दिया था और वहाँ से एक बाउंस हमें दिखाई पड़ता है और ये लेवल हमें 2020 के मार्च क्रैश में देखने को मिले थे। तो वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली RSI 31.73 का लेवल है। ओवरसोल्ड की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आता है और ऑलरेडी बढ़ भी चुका है। स्टॉक के चार्ट पर हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला ये 2400 का लेवल नजर आता है, जहां पर कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया। जैसे ये सपोर्ट तोड़ दिया, स्टॉक नीचे आ चुका है। यहां पर इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आता है वो 2000 के आसपास का लेवल है। पहले कई बार सपोर्ट लिया, जैसे ये टूटा, ये रेजिस्टेंस बन चुका था, उसके बाद हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये 2000 का लेवल ऑफकोर्स एक अच्छा लेवल है। हमने ये एक हफ्ते पहले कुछ मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था कि जब तक ये स्टॉक 2400 के नीचे चल रहा है, आप यहां पर लेवल्स पे ध्यान मत दीजिए। कंपनी में दम है, आप खरीदारी कर सकते हैं। आप SIP वे में जितना आपका कैपेसिटी है, एलोकेशन वाइज जितना आप एलोकेट करना चाहते हैं कंपनी में, SIP वे में वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे शेयर्स खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पर 2300 पे खरीदे या फिर 2200 पे, इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। कितना खरीदा कितना नहीं खरीदा उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर मेरे हिसाब से 2000 का वेट करना है, कर सकते हैं, नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। HDFC पर भी हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर कई सारे हमने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सबके बारे में चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।